हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेक्शन के अंदर इंडियन इकोनॉमी डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए यूपीएससी एग्जामिनेशन के अंदर। अलॉन्ग विद द बजट आपको पता है कि अभी 1 फरवरी को बजट प्रेजेंट किया जाता है। हर साल 1 फरवरी को बजट प्रेजेंट करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। Along with the budget, the finance minister also places other documents before the parliament, which include the macroeconomic framework statement. The aforesaid document is presented because this is mandated by. सवाल ये पूछ रहा है कि जब वित्त मंत्री बजट को संसद के अंदर या लोकसभा में प्रेजेंट करते हैं तो बजट डॉक्यूमेंट के साथ साथ एक और डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, बजट के साथ प्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट है, इस डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करने की जो आवश्यकता है वो किस कानून के द्वारा होती है। तो पहले हम लोग बजट पर कुछ बात कर लें। बजट का जो टेक्निकल नाम है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि आर्टिकल 112 में दिया गया है। और वित्त मंत्री लोकसभा में हर साल अभी 1 फरवरी को बजट रखते हैं, जो आने वाले सालों के लिए इनकम और एक्सपेंडिचर का उसके अंदर डिस्क्रिप्शन रहता है। इसी बजट के साथ वित्त मंत्री एक मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी प्रेजेंट करते हैं। तो सवाल हमारा ये है कि कौन सा ऐसा कानून है जो कि वित्त मंत्री को ऐसा इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट प्रेजेंट करने के लिए मैंडेट देता है। तो दोस्तों इसका आंसर है लॉन्ग स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कन्वेंशन। ये नहीं है, इसको बाद में इंट्रोड्यूस किया गया है। आर्टिकल 112 जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनीशन है वो है, यानी बजट का डेफिनीशन है। आर्टिकल 110(1) क्या है, ये जो मनी बिल का डेफिनेशन है। बजट भी क्या है, एक मनी बिल है, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। आर्टिकल 113 फाइनेंस बिल का डेफिनेशन है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। इसी डॉक्यूमेंट के तहत वित्त मंत्री को मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पॉलिसी स्टेटमेंट प्रेजेंट करना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि बजट के अंदर इस डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करने का उद्देश्य ये था कि गवर्नमेंट को जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनमें एफिशिएंसी हो, यानी सरकार को अपने फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में रखना था, रेवेन्यू डेफिसिट को 0 करना था और फिस्कल डेफिसिट को 3% ऑफ जीडीपी तक लाना था। इसलिए अगर इसमें कोई डेविएशन आता है, यानी इसके बारे में क्या स्थिति है, ये मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट में दिखाया जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्ड ट्रांश या रिजर्व ट्रांस रेफर्स टू लोन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड बैंक, लोन वन ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द सेंट्रल बैंक, अ क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय WTO टू इट्स मेंबर, क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय IMF टू इट्स मेंबर्स। दोस्तों इसका आंसर है डी, क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय IMF टू इट्स मेंबर। अब आइए हम समझते हैं कि ये रिजर्व ट्रांच होता क्या है, राइट। तो आपको पता है कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है IMF, ये दुनिया के किसी भी देश को जिन्हें फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत होती है, फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, या उनके जो सफिशिएंट उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं होते हैं, तो वैसे स्थिति में वो उनको लोन भी देते हैं। तो IMF क्या है, एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि कंट्रीज़ के कंट्रीब्यूशन से चलता है। सभी कंट्रीज़ इसके अंदर एक कंट्रीब्यूशंस देते हैं और ये कंट्रीब्यूशन से ही क्या है, IMF के पास फंड इकट्ठा होता है। अब ये जो कंट्रीब्यूशंस हैं नेशनल करेंसी में भी होता है और इंटरनेशनल करेंसी में भी होता है। तो IMF के अंदर रिजर्व ट्रांस का मतलब क्या है कि जब कभी भी किसी देश को कोई फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करना पड़े, तो वैसे स्थिति में IMF के क्रेडिट सिस्टम से
वो गोल्ड ट्रांस या रिजर्व ट्रांस बोरो कर सकता है और उसके लिए उन्हें कोई फ़ी या चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, हर कंट्री का एक कोटा होता है और उस कोटे तक क्या है वो आईएमएफ से गोल्ड ट्रांस या रिजर्व ट्रांस क्या है बोरो कर सकते हैं और इसमें इन्हें कोई फ़ी नहीं पे करनी पड़ेगी। इस लिमिट से ज़्यादा अगर वो बोरो करते हैं तो उसको फिर हम लोग क्रेडिट ट्रांस कहते हैं और वहाँ पे क्या है आपको पे करना पड़ता है, चार्जेस शुल्क पे करना पड़ता है या कंडीशंस इम्पोज होते हैं। तो कहने का मतलब है कि गोल्ड ट्रांस या रिजर्व ट्रांस में जब आप बोरो करते हैं आईएमएफ से, तो वैसे स्थिति में आपको आईएमएफ की किसी भी ऑब्लिगेशन को फॉलो नहीं करना होता है और ना ही आपके ऊपर किसी तरीके का चार्जेस पे करना पड़ता है, ना ही किसी तरीके का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक मैकेनिज्म है। अगर आप किसी भी कंट्री के, स्पेशली अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में अगर हम फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व की बात करें या फॉरेक्स रिज़र्व की बात करें, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व विदेशी मुद्रा का जो हमारे पास भंडार है, तो उसके 4 कंपोनेंट हैं। इसमें जो पहला कंपोनेंट आता है वो है फॉरेन करेंसी एसेट, यानी फॉरेन करेंसी एसेट। आरबीआई क्या करती है, बहुत से कंट्री के, यानी बहुत से का मतलब है कि हम 4 यूरो, पाउंड स्टर्लिंग और अब डॉलर और फिर येन, इन 4 के जो एसेट है वो मेंटेन करते हैं। या इनके जो सेंट्रल बैंक्स हैं इन कंट्रीज़ के, यूएस हो गया, जापान हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया और फिर चौथी कंट्री कौन सी थी, ये जो चार करेंसी का हमारे पास बास्केट है, उनके सेंट्रल बैंकर के जो ट्रेजरी बिल्स हैं उसमें भी इन्वेस्ट करते हैं, ये फॉरेन करेंसी एसेट होगा। दूसरा है गोल्ड रिजर्व भी मेंटेन करती है। तीसरा है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, जो कि आईएमएफ के पास होता है, कोटा इंडिया का। फिर है रिजर्व ट्रांस, यानी रिजर्व ट्रांस अगर आप देखेंगे तो, या गोल्ड ट्रांस, ये क्या है हमारे फॉरेन करेंसी एसेट के अंदर गिना जाता है। अभी इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व ट्रांस है, सॉरी ये जो रिजर्व ट्रांस या गोल्ड ट्रांस है लगभग 5 बिलियन डॉलर के आसपास है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये 4 जो एसेट हैं इनको हम फॉरेन करेंसी रिजर्व में काउंट करते हैं। विथ रेफरेंस टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, with reference to foreign direct investment, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, which of the following is considered its major characteristics, यानी FDI के major characteristics क्या है? It is the investment through capital instruments essentially in a listed company। ये जरूरी नहीं है कि लिस्टेड कंपनी ही होना चाहिए, यहाँ तक स्टेटमेंट ठीक है, इन्वेस्टमेंट है और ये कैसा है, कैपिटल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सिर्फ लिस्टेड कंपनी यानी किसी स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड हो, ये ज़रूरी नहीं है। इट इज़ लार्जली अ नॉन क्रेडिट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लोज, क्योंकि यहाँ पे रीपेमेंट की लायबिलिटी नहीं होती है, बार बार लोन को सर्विस करने की लायबिलिटी नहीं होती है, इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ये इन्वेस्टमेंट है और ये डेट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट है, यानी ये लोन नहीं है, ये निवेश है, उसके कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट है। इट इज़ द इन्वेस्टमेंट विच इन्वॉल्व डेट सर्विसिंग, चूंकि ये लोन नहीं है तो इसमें डेट सर्विसिंग नहीं होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। इट इज़ द इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये गलत है। फॉरेन डायरेक्ट भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इज बी, थर्ड का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया। अब हम लोग फॉरेन ट्रेड की बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। दोस्तों ये क्वेश्चन 2020 का है, 2020 का था। अभी सिनेरियो बदला है, लेकिन फिर भी मोर और लेस ट्रेंड वही है जो इस क्वेश्चन के अंदर है। कहने का मतलब है कि फॉरेन ट्रेड का जो डायरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा नहीं बदला है, लगभग वैसा ही है। इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स आर लेस देन मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स, यानी
जो वस्तुएं हैं उनका हम आयात अधिक करते हैं और निर्यात कम करते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इट्स इंपोर्ट। इंडियाज इंपोर्ट ऑफ आयरन, स्टील, केमिकल, फर्टिलाइजर्स एंड मशीनरी हैव डिक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर्स। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि केमिकल और फर्टिलाइजर्स ये हम ज़्यादातर इंपोर्ट ही करते हैं। स्टील में भी इंडिया लार्जली इंपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत होगा क्योंकि अभी ये डिक्रीज नहीं हुआ है। इंडियाज एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज आर मोर देन इट्स इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि भारत में जो सर्विसेज एक्सपोर्ट है, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, इसका एक्सपोर्ट ज़्यादा है इसके इंपोर्ट से, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। इंडिया सफ़र्स फ्रॉम ओवरऑल ट्रेड और करंट अकाउंट डेफिसिट। ये आपको ध्यान रखना है कि लार्जली, ठीक है, कुछ एक सालों को छोड़कर अपवाद के तौर पर लगभग भारत में हमेशा से करंट अकाउंट क्या है, डेफिसिट रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर दो अकाउंट होते हैं, कैपिटल और एक करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट हमारे साथ हमेशा क्या रहता है, डेफिसिट रहता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा 134, ठीक है। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो दो को आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं कि जहाँ पे पहला चौथा होगा वही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से भी इसका आंसर निकाला जा सकता था। आइए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, नॉन फाइनेंशियल डेट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म, नॉन फाइनेंशियल डेट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी डेट दो तरीके से हो सकते हैं, एक है फाइनेंशियल डेट और दूसरा क्या है, नॉन फाइनेंशियल डेट। इसका नेचर फाइनेंशियल डेट है या नॉन फाइनेंशियल डेट है, ये डिपेंड करता है कि जो लोन लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है, जो लोन देने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, वो फाइनेंशियल नेचर के हैं या नॉन फाइनेंशियल हैं, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं इसका आंसर। हाउसिंग लोन्स ओन्ड बाय हाउस होल्ड, ये करेक्ट है। अमाउंट्स आउटस्टैंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड्स एंड ट्रेजरी बिल्स, इसके तीनों ही आंसर क्या है, करेक्ट है। यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना है कि ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट इशू करती है, जबकि क्रेडिट कार्ड का जो आउटस्टैंडिंग है, मोस्टली क्रेडिट कार्ड ऑफर करने वाली कंपनी क्या है, नॉन फाइनेंशियल डेट होते हैं, और उसी तरीके से हाउसिंग लोन भी क्या है, एक नॉन फाइनेंशियल डेट है। इसलिए इसका आंसर होगा 1, 2, 3। नॉन फाइनेंशियल डेट के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना है, नॉन फाइनेंशियल डेट इज द डेट इशूड बाय नॉन गवर्नमेंट नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सच एज गवर्नमेंट, हाउस होल्ड और a business non-engaged in the financial sector. Sixth है, which of the with reference to the trade related investment measures, TRIMS, ये भी एक complicated सा क्वेश्चन है। With reference to the trade related investment measures, which of the following statement are correct? हम लोग WTO से रिलेटेड मैटर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें ये सवाल पूछा गया है कि ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें पहला ऑप्शन है, इसमें से बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इनमें से सही कौन है। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स आर प्रोहिबिटेड, ये स्टेटमेंट सही है। दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटेड टू ट्रेड इन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ तक ये स्टेटमेंट सही है। ये वाला जो पार्ट है सर्विसेज, ये गलत है, इसीलिए ये स्टेटमेंट 2 रॉन्ग होगा। दे आर नॉट कंसर्न्ड विद द रेगुलेशन ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये भी करेक्ट है। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जब ट्रिम्स निगोशिएट किया जा रहा था, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसे इन्वेस्टमेंट है, ये FDI के नेचर के नहीं है, ये ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट यानी व्यापार में जो निवेश है उससे संबंधित बातें हैं, और उसमें एक क्लॉज ये है कि जो क्वांटिटेटिव यानी जो भी प्रोडक्ट इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहा है उसको नेशनल ट्रीटमेंट देना है, यानी
जो देश के अंदर बने हुए सामान हैं और जो इंपोर्टेड गुड्स हैं उन दोनों को एक ही तरीके से ट्रीट करना है, और उसमें किसी तरीके का क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, यानी आप ये नहीं कह सकते कि इतनी क्वांटिटी ही हम इंपोर्ट करेंगे। तो ये स्टेटमेंट इसलिए क्या है, करेक्ट है ट्रिम्स के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग। चूँकि ये सिर्फ गुड्स पर अप्लाई होता है इसलिए स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है, और ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट से कंसर्न्ड नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा 6 का डी। इट विल बी सी। आप इसको करेक्ट कर लीजिए, इसको करेक्शन की ज़रूरत है। यस, इसका आंसर है 1 और 3, 6 का सी है। If RBI decides to adopt expansionist monetary policy, which of the following is not do? It would not do. अगर RBI इकोनॉमी के अंदर मनी को बढ़ाना चाहती है, मनी सप्लाई को इंक्रीज करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है मुद्रा का प्रसार को, मनी सप्लाई को इंक्रीज करना चाहती है RBI, तो इनमें से वो कौन सा कदम नहीं उठाएगी? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इट नॉट डू? क्या नहीं करेगी? ठीक है, तो इसका आंसर हम देखें कि RBI क्या करेगी। कट एंड ऑप्टिमाइज द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी SLR जो कि हर बैंकों को गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना आवश्यक होता है, उसको कट करेंगे। तो निश्चित तौर से क्या है, बैंकों के पास ज़्यादा पैसा होगा फ्रीली अवेलेबल, ताकि वो इन्वेस्ट कर सके, और इससे क्या होगा, मॉनेटरी जो एक्सपेंशन है इकोनॉमी के अंदर, मनी सप्लाई बढ़ेगा। यानी ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। दूसरा, इंक्रीज दी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट क्या है कि RBI बैंकों को ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग का ऑप्शन देती है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग का ऑप्शन देती है। किससे? RBI से बैंक बोरो कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है अल्प अवधि के लिए। नॉर्मली तो क्या है, वो 1 साल से कम होता है, 364 डेज का होता है, लेकिन मोस्टली इसमें 1-2 दिन का ही ट्रांजैक्शन होता है। तो कई बार क्या होता है कि जब इंटर बैंक मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होती है तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप इसको लॉजिकली देखिए कि अगर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को बढ़ाएंगे तो बैंकों को जो इमीडिएटली बोरो करना है मनी, वो क्या है, महंगा हो जाएगा, और हमारा लक्ष्य क्या है कि मनी सप्लाई को बढ़ाना, वो महंगा हो जाएगा तो बैंकों को पैसा महंगा मिलेगा, तो वो पर्पस पूरा नहीं होगा। इसलिए RBI इस चीज़ को नहीं करेगी, और इसीलिए ये हमारा करेक्ट आंसर बनता है। 2 अभी करेक्ट बन रहा है। कट दी बैंक रेट एंड रेपो रेट। रेपो रेट और बैंक रेट को क्या है, कट करेंगे। यानी RBI शॉर्ट टर्म लैंडिंग और लॉन्ग टर्म लैंडिंग जो कमर्शियल बैंक्स को करती है उसको कम करेगी, तो निश्चित तौर से क्या है, वो मनी सप्लाई बढ़ेगा। यानी ऐसा करने से मनी सप्लाई बढ़ेगा, यानी ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमें आंसर क्या है कि RBI क्या नहीं करेगी। तो इसमें आंसर एक ही बनता है कि वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को इंक्रीज नहीं करेगी, क्योंकि ऐसा करने से क्या है, मनी सप्लाई एक्सपैंड होने के बजाय क्या है, कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसलिए इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बी। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। अब ये निवेश किसको कहेंगे, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। फिक्सिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फॉर ऑल। आपको बता दूं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, एक तरीके का इंसेंटिव है फार्मर्स को उनके हार्डवर्क का, ये किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये क्या है, प्राइस सपोर्ट है। यानी इससे किसी तरीके का एसेट नहीं क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन होने पे सप्लाई बढ़ेगा और सप्लाई बढ़ने से प्राइस कम ना हो जाए, इसीलिए किसानों को मार्केट का जो रिस्क है उससे बचाने के लिए ये प्राइस सपोर्ट दिया जाता है। इसलिए ये इन्वेस्टमेंट तो कतई नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, जो प्रोक्योरमेंट होती है वो पैक्स के थ्रू होती है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, उनका कंप्यूटराइजेशन अगर होता है तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उनका
एसेट क्रिएशन होता है, तो ये एक इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आएगा। फिर है सोशल कैपिटल डेवलपमेंट। सोशल कैपिटल का मतलब है कि किसानों को ट्रेन करना, स्किलिंग करना या उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, इससे क्या है आउटपुट बढ़ेगा। तो सोशल कैपिटल डेवलपमेंट भी क्या है पब्लिक इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आएगा। फ्री इलेक्ट्रिक सप्लाई, ये फ्री वाला चीज़ इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। वेवर ऑफ एग्रीकल्चर लोन्स, ये भी क्या है करेक्ट नहीं है। सेटिंग अप ऑफ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी बाय द गवर्नमेंट, ये क्या है कोल्ड स्टोरेज क्या होता है कि जो प्रोड्यूस है उनको लंबे समय तक प्रिजर्व करने में मदद करता है, और इससे क्या है कोल्ड स्टोरेज जो एक एसेट के तौर पर क्या है हमारे पास तैयार होता है, तो इसलिए क्या है ये इन्वेस्टमेंट होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सेकंड, 3 एंड 6, 2, 3, 6 इसका आंसर होगा सी। What is the importance of the term interest coverage ratio of a firm in India? जनरली जब बैंक किसी को लोन देती है, खास करके कॉर्पोरेट्स को, तो वहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखा जाता है। कहने का मतलब है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये बताता है कि जो फर्म है या जो इनकम है कंपनी का, उसके पास सफिशिएंट कैश फ्लो होना चाहिए ताकि जो इंटरेस्ट का बर्डन है उसको वो बेयर कर सके। इसी को कहते हैं हम DSCR, डेट सर्विस कवरेज रेशियो या इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ अ फर्म। यहाँ पे अब हम समझने के बाद समझते हैं कि क्या क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क ऑफ ए फर्म दैट ए बैंक इज गोइंग टू गिव लोन टू, यानी जो कोई भी फर्म है उसके रिस्क क्या क्या है उनको समझने में ये मदद करता है। रिस्क ज़्यादा होगा तो इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम होगा, और वैसे में बैंक क्या है नहीं देना चाहेंगे, इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इट हेल्प्स इन इवैल्यूएटिंग एमर्जिंग रिस्क ऑफ ए फर्म दैट बैंक इज गोइंग गिव लोन टू। आने वाले समय में भी अगर कोई रिस्क अराइज होता है तो उससे कितना उनका कैश फ्लो अफेक्टेड होगा, और क्या वो इंटरेस्ट को सर्व करने की स्थिति में होंगे या नहीं होंगे, ये भी बैंक उसको मेजर कर सकते हैं, इसलिए ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट है हायर अ बोरोइंग फर्म्स लेवल ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी किसी फर्म का अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज़्यादा है, हाई है, द वर्स इज इट्स एबिलिटी टू सर्विस इट्स डेट, यानी वैसी स्थिति में वो लोन सर्विस करने की स्थिति में नहीं होगा, बल्कि ये उल्टा लिखा हुआ है। यानी अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हाई होगा तो इसके लोन को सर्व करने की जो उसकी एबिलिटी है वो ज़्यादा होगा, यानी उसके पास ज़्यादा पैसे हैं, इसलिए वो आसानी से लोन रीपे कर सकता है। इसलिए थर्ड स्टेटमेंट क्या है गलत दिया हुआ। इनफैक्ट इट्स एबिलिटी टू सर्विस इट्स लोन विल बी बेटर, वर्स नहीं होगा, ये क्या होगा बेटर होगा, इसीलिए थर्ड स्टेटमेंट गलत है। तो आप 3 को सिर्फ बाहर निकाल देंगे तो आपका 1 और 2 करेक्ट आंसर मिल जाता है। अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, ये किसान क्रेडिट कार्ड एक तरीके का वर्किंग कैपिटल है फार्मर्स के लिए। ये क्या है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट इज गिवन टू फार्मर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस, यानी इनमें से किस उद्देश्य के निहित किसानों को क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट दिया जाता है, यानी थोड़े समय के लिए अल्प अवधि के लिए लोन दिया जाता है। वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म्स एसेट, करेक्ट है, यानी फार्म एसेट का मतलब ट्रैक्टर हो गए, हार्वेस्टर हो गए, है ना, उनके पास जो दूसरे मशीनरीज हैं उनका रिपेयरिंग करने के लिए, खरीदने के लिए नहीं, उनको रिपेयर करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। परचेज ऑफ कंबाइन हार्वेस्टर्स, ट्रैक्टर एंड मिनी ट्रक्स, ये परचेज करने के लिए छोटे छोटे अमाउंट के ये लिमिट वाले कार्ड होते हैं, तो इससे वो कोई हैवी मशीनरी खरीद नहीं सकते, इसलिए ये गलत होगा। कंजम्पशन रिक्वायरमेंट ऑफ फार्म्स हाउस होल्ड, यानी जो फार्मर्स के हाउस होल्ड की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए भी ये काम आता है, क्योंकि उनके पास तुरंत कैश अवेलेबल नहीं होता है। पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, यानी जब फसल तैयार हो जाएगा तो उसके बाद मंडी तक ले जाना, उसमें जो खर्चे हैं उन सबको पूरा करने में ये मदद करता है। देन ए कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस,
एंड सेटिंग अप ऑफ विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, ये नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, शॉर्ट टर्म नेचर का लोन होता है, ये घर बनाने के लिए लोन नहीं दिया जाता, इसलिए इसका आंसर होगा 1, 3, 4, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या देखना है इसमें, इन केस ऑफ ऑल सेरेल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, द प्रोक्योरमेंट एट MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज अनलिमिटेड इन एनी स्टेट यूटी ऑफ इंडिया। इसमें कहा जा रहा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार जो घोषित करती है, उसमें सेरल्स को यानी अनाज, दलहन और तिलहन, इनको खरीदने के लिए सरकार ने क्या है, अनलिमिटेड, कोई कोटा डिफाइन नहीं किया है, अनलिमिटेड है। ये स्टेटमेंट गलत है, इसमें कोटा डिसाइड होता है, ठीक है। सेरल्स, पल्सेस और ऑयल सीड्स में ये लिमिटेशन है कि कितना परचेज करेंगे स्टेट वाइज। In case of cereals and pulses, MSP is fixed in any state UT to a level to which the market price will never rise। ये कहता है कि जब सेरल्स यानी अनाज, दाल का MSP निर्धारित किया जाता है तो उस तरीके से निर्धारित करते हैं कि वो कभी भी मार्केट प्राइस से ऊपर ही रहे, यानी मार्केट प्राइस से हमेशा जो MSP होगा ऊपर ही होगा। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड ज़्यादा होगा, सप्लाई कम होगा, तो वैसे स्थिति में प्राइस राइज हो जाएगा। अगर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम होगा, तो वैसे में क्या है, प्राइस फॉल होगा। तो इसलिए मार्केट का प्राइस क्या होगा, इसको प्रेडिक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है। इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, इसलिए नाइदर 1 नॉर 2 इसका आंसर है। आइए उसके बाद है, विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कॉमर्शियल पेपर्स इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट्स। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। कॉमर्शियल पेपर एक तरीके का क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिसके तहत कॉरपोरेट्स छोटी अवधि के लिए क्या है, लोन बोरो कर सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अ लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू अ कॉरपोरेशन, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको इशू नहीं करती है, इसको बैंक्स इशू करते हैं, इसको डिपॉजिटर्स को देते हैं, और बैंकों को, बैंक बदले में डिपॉजिटर्स को क्या है, एक फिक्स्ड रेट ऑफ अमाउंट देते हैं। यानी इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है फिक्स डिपॉजिट, जहाँ पे कि बैंक क्या है, एक निश्चित अवधि के लिए डिपॉजिट अपने पास रखते हैं और बदले में उनको क्या है, एक अमाउंट मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो इसमें RBI क्या है, रेगुलेट जरूर करती है इसके नियमों कानून को, लेकिन इशू नहीं करती है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत होगा। कॉल मनी इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस इशूड बाय इंटर बैंक ट्रांजेक्शन, यानी बैंक एक रात के लिए जब आपस में बोरोइंग करते हैं, उधार लेते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉल मनी मार्केट कहते हैं। 1 और 3 क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। और जो ऑप्शन नंबर 2 है वो क्या है, गलत है। दोस्तों ये था हमारा इकोनॉमी का सेगमेंट। इकोनॉमी में जो क्वेश्चंस होते हैं बड़े ही ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर आपको इसमें मैं जीरो कूपन बॉन्ड डिस्कस करना भूल गया। जीरो कूपन बॉन्ड्स आर द इंटरेस्ट बेयरिंग शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स इशूड बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स टू कॉर्पोरेशंस। यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट बेयरिंग, यानी इसमें इंटरेस्ट के साथ ये बॉन्ड इशू किया जाता है, जो कि गलत है। जीरो का मतलब क्या होता है कि इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इंटरेस्ट जीरो होता है, बल्कि ये बॉन्ड क्या कहते हैं, डीप डिस्काउंटेड होते हैं या डिस्काउंटेड होते हैं। यानी कि अगर इसकी फेस वैल्यू 100 रुपये की होगी तो इसको इशू करेंगे 90 रुपये पे, और एट पार इसको क्या है, इन कैश किया जाता है, इसलिए क्या है, ये जीरो कूपन कहलाता है, यानी इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ये स्टेटमेंट भी गलत है, इसलिए 1 और 3 करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों जैसा मैं कह रहा था कि इकोनॉमी में अगर आपको क्वेश्चंस के सवाल के जवाब आते हैं तो ही आप उसको अटेम्प्ट करिए। अगर आपको लगता है कि बहुत ही टेक्निकल है, बहुत ही ट्रिकी है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप उसको स्किप कर जाएं, वो आपके लिए बेहतर होगा। कम से कम आपका नेगेटिव
मार्क्स कट नहीं होगा। कई बार क्वेश्चंस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो वैसे में ज़रूरी नहीं है कि आप सभी क्वेश्चन का जवाब दें। इसके साथ ही हम लोग मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ। तब तक आप वीडियो देखिए, एंजॉय करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।